बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जवेद ख़ान का, आप सबका, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज प्रोग्राम था यहाँ पर भावलपुर में, तो मैं कहा चलें, अच्छा है, जवेद ख़ान साहब ने कहा तो सबसे आपसे मुलाकात होगी। तो सवाल तो आजकल एक ही है मेरे ख़्याल में सबका कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, और ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। अगर ये किसी की समझ में आ जाए तो मेरा ख़्याल है कि सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत से लोगों को देखा है, इतना परेशान नहीं देखा, क्योंकि आज हम 1988 से प्रैक्टिकल सियासत के अंदर हैं। हुकूमतें गिरती भी देखी हैं, बनती हुई भी देखी हैं, बैरूनी मुदाखलतें होती हुई भी देखी हैं और ना होती हुई भी देखी हैं। लेकिन इस दफ़ा जिस तरह से मामलात पैदा हुए, ऐसा कभी पहले देखने को नहीं मिला था। यानी पाकिस्तान की तारीख़ में कई दफ़ा तो ख़ामोश मुदाखलतें होती रहीं। जैसे 1988 में मैंने पहले ये बात ज़िक्र भी किया इसका कि इलेक्शंस के बाद एक ख़त आया था, शायद उसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम। उस वक्त के अमेरिका के सदर थे रेगन, उन्होंने एक ख़त लिखा था ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान साहब को, जो पाकिस्तान के सदर थे, कि हमारी ख्वाहिश है कि हम देखना चाहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर जो है वज़ीर आज़म बने और हम उनको दावत देंगे अमेरिका आने की। तो उसको मैं मुदाखलत तो नहीं कहता, लेकिन यह है कि ख्वाहिश का इज़हार उन्होंने अपना किया और उनकी ख्वाहिश पे फिर अमल दरामद भी एक किस्म से हो गया था। उसको बैलेंस करने के लिए तो पहले उन्होंने करवाया, क्या कहते हैं, बड़े अरसे से पूछता भी आ रहा हूँ, वो एक ऐसी मुदाखलत थी जो कि जिसको कहते हैं एक नंगी मुदाखलत या नेकेड या ब्लेटेंट कह लें आप, इंटरफेरेंस पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर। उससे पहले 90 से लेकर 99 तक, जब तक मार्शल लॉ नहीं लगा, हुकूमतें 2.5 साल बाद आती रहीं और जाती रहीं, लेकिन पैसे भी बांटे गए, IGI भी बनाई गई, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2007 में जिस तरह के बैरूनी मुदाखलत हुई कि पाकिस्तान के सदर को रात को नींद से उठाया गया और उन्हें अबू धाबी बुलाया गया और फिर मोहतरमा की और प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ की मुलाकात हुई। तो उसका नतीजा ये निकला है कि मुल्क में एक तो बैरूनी मुदाखलत जो है वो यहाँ हो गई, यानी उसका रास्ता खुल गया, यानी बर्दाश्त जो थी वो नहीं रही। अगर उस वक्त भी कोई स्टैंड ले लेते पार्लियामेंटेरियंस तो शायद कोई मामलात बेहतरी की तरफ जाते, लेकिन वो एक फ़ौजी हुकूमत थी, उसके मुकाबले में खड़ा होना एक बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि आज भी उस NRO को, जो उस वक्त NRO हुआ था, वो एक पार्टी के साथ हुआ, लेकिन दो को फ़ायदा हुआ, यानी पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा हुआ उसका और नून लीग को भी फ़ायदा हुआ। पीपल्स पार्टी को ये फ़ायदा हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उस वक्त जो मैं काबीना में हुआ करता था, हमें जब बुलाया तो उन्होंने कहा मेरे पास दो रास्ते हैं। उन्होंने कहा या तो मैं तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म ना बनने दूँ या तीसरी मरतबा बनने दूँ, और अगर नहीं बनने देता तो उसके एवज़ मुझे फिर इनका सारा खाया पिया जो है वो माफ़ करना पड़ेगा। ख्वाहिश थी वज़ीर आज़म बनने की, जो काफ लीग के उस वक्त के करते धरते थे। उन्होंने कहा जी कि तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म ना बनने दें, बाकी जो करना है कर लें। तो पूरी काबीना ने इसकी मुखालफत की। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस NRO को वाइड ओबनिशिया करार दे दिया, यानी कि कलअदम करार दे दिया कि जैसे कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन उस NRO के तहत जो पैसा यहाँ हो गया था, हालांकि ये तो अरबों डॉलर में था ना, लेकिन $60 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, उसका मालूमात मिल गई थी हुकूमत को, और सरे माल जो है उसकी मिल गई थी मालूमात। तो पहले तो उन्होंने कहा हमारा नहीं है, फिर कहा हमारा है, फिर कहा हमारा नहीं है। फिर जब हुकूमत पाकिस्तान को पैसे मिलने लगे तो उन्होंने कहा जी ये हमारा है, और उसके बाद उसको लेकर उसको बेच भी दिया। अब मैं ये बार बार सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूँ कि जब आपने इसको वाइड ओबनिशिया करार दे दिया
और जब ये पैसों का पता लग गया तो उसकी मनी ट्रेल किधर गई है वो। यानी यहाँ से आपने करप्शन की वो बुनियाद रखी कि आगे जाके फिर ये कि जी खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ी, बाहर आने हर एक ने कहा जी हज़म करना शुरू कर दें और कोई पूछने वाला आपको नहीं होगा मुल्क के अंदर। 88 के अंदर जो ख़त आया था वो एक सदर था अमेरिका का, उसने लिखा। 2007 में जो मुदाखलत हुई वो फिर एक लेवल नीचे आ गई, वो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्डोलीसा राइस ने किया। अब जो मुदाखलत हुई है वो हम डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल पे आ गए। यानी ये जो मरासला आया है, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त इतनी की है इन्होंने कि सदर मुमलिकत से वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा से अब एक डिप्टी सेक्रेटरी के ग्रेड 18, 19, 17 के बंदे ने उठा के तो वो मरासला भेजा कि ये हो गया तो ये कर देंगे और ये हो गया तो ये कर देंगे। और हम इसी बहस में पड़े हुए हैं कि पाकिस्तान में मुदाखलत हुई या साजिश हुई। मैं कहता हूँ चाहे मुदाखलत हुई चाहे साजिश हुई, ये पूरे 22 करोड़ अवाम की तज़लील हुई है। मैं समझता हूँ जमहूरियत की तज़लील हुई है, इसको चाहे जो भी नाम दे दें। और फिर जिन लोगों को लाया गया है, यानी एक हुकूमत को हटाकर, मैं उसकी हुकूमत की तारीफ़ नहीं करता कि 3.5 साल उन्होंने भी कोई सुरखाव के पर नहीं लगाए और ना ही कोई दूध की नहरें बहाई, उन्होंने भी बोझ डाला आवाम के ऊपर। और उस वक्त उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बिल्कुल ज़मीन से लगे हुए थे। और ये जो आज के आए हुए तीसमार खान, ये आसमान पे चढ़े हुए थे। और उसका नतीजा ये निकला कि हुकूमत को तो हटा दिया और समझा ये कि जनाब ये जो है दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाएगी, रुपया ये चला जाएगा। ये पता नहीं था कि ये, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ एक कोई इंटरनेशनल साजिश हुई है। यानी इस मुल्क का दिवालिया निकालने के लिए, इस मुल्क को मुताज बनाने के लिए, इस मुल्क के साथ एक खिलवाड़ करने के लिए। और आखिर में उनका हदफ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, बहुत से लोगों को बुरा लगता है लेकिन आज वो स्टेज आ गई है कि अगर अपने मफादात के लिए, अपनी सियासत के लिए आप मुनाफ़कत करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ आप गद्दारी करेंगे। कि जो इरादे हैं मुझे बहुत अजीब व गरीब लग रहे हैं। मैं वही बात आज आपसे करना चाह रहा था कि मैंने पहले किया नहीं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आगे चलकर हमें पता लगेगा। ठीक है, इकॉनमी तो आपकी तबाह हो गई है, रुपया आपका कहाँ पहुँच गया, ये अभी 250 पे जाएगा। मेरे कहने से अगर और गिर जाए तो ये ना कहना कि भाई एजाज़ुल हक साहब ने, मैं एक तज्ज़िया पेश करूँगा, मेरा थोड़ा सा इकनॉमिक्स का बैकग्राउंड है। पेट्रोल भी और महंगा होगा और जिस तरह से ये टैक्स लगा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, मेरा ख़्याल है कि इंडस्ट्री भी हमारी का पहिया जो है वो भी जाम हो जाएगा। पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो $6 अरब उन्होंने ज़्यादा भिजवाया पिछली हुकूमत के दौर में। कहाँ पे 26 अरब था, फिर 32 पे और 34 पे चला गया। एक्सपोर्ट हमारी टेक्सटाइल की मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान और के मुकाबले में अगर ग्रोथ देखी जाए तो बांग्लादेश के मुकाबले हमारी ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ हो रही थी। इससे 6% GDP थी, जो कि बड़ी रेयर इस कोविड के ज़माने में और सारी आ रही थी। उस सारे को ख़त्म करके कहा जी हम ऐसी हुकूमत को ला रहे हैं जिसकी स्पीड ही बहुत ज़्यादा है। अब मुझे जो डर लग रहा है ना, वो नाम से कहते थे कि जी ये फ़लाँ जो है ये स्पीड है, तो मेरा ख़्याल है कि अगर इसके आगे वो रोड ब्रेकर ना लगाए गए तो ये इकॉनमी का जो भट्टा है वो बहुत जल्दी जो है वो बैठा दिया जाएगा। और अब ये क्या कि हम कशकोल लेके जगह जगह जा रहे हैं। पहले हम गए सऊदी अरेबिया गए, फिर हम UAE गए, फिर टर्की गए, तो कहीं से कुछ भी नहीं मिला। क्यों? कि वो क्यों देंगे आपको जब वो देख रहे हैं कि आपकी हुकूमत आर्जी है, इसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, इसके क्रेडेंशियल्स कोई नहीं है। आपने उन लोगों को लाकर बैठा दिया है जो कि सज़ा याफ्ता होने वाले थे। यानी आप पुलिस में किसी को भर्ती नहीं करेंगे अगर पता लगे इस पर इंक्वायरी हो रही है। आप फ़ौज में कभी किसी को भर्ती नहीं करेंगे अगर आप देखेंगे कि इस पर कोई इंक्वायरी चल रही है। 20 में 21 में नहीं, 21 से 22 में नहीं तरक्की देंगे अगर उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है और वो उसमें एक्सोनरेट भी हो जाएगा बाद में, फ़र्ज़ करें, उसको आप कभी प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आप उसको बना देंगे जिस पे ना सिर्फ इंक्वायरी चल रही है बल्कि कन्विक्शन होने वाली थी। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि मुल्क को
नुकसान पहुंचा रही हैं। अब इनसे जब लाया गया है इनको, तो कोई काम लेने के लिए लाया गया ना, तो 2-3 चीज़ें जो हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं, जो प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। और मैं ये बार बार ये कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये फ़ैसले करने हैं तो मौजूदा हुकूमत ये फ़ैसले नहीं कर सकती, ना ही कोई आने वाली जो हुकूमत हो जिसके पास एक अच्छा मैंडेट हो वो भी करे, तो तब भी रेफरेंडम के ज़रिए करवाने चाहिए। पहले नंबर पे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो उसके साथ कोई हमें नहीं चाहिए कि हम तजारत के ताल्लुकात या और ताल्लुकात बढ़ाएं। बल्कि अमेरिका ने इस हुकूमत को मिशन क्या दिया है, यानी अपनी एक ख्वाहिश का क्या इज़हार किया है कि वागा से इनको राहदारी दें सेंट्रल एशिया के लिए, ताकि ये वागा टू तोरखाम जो है ये वहाँ पर जाएं। और इस पे आप पेशरफ देखेंगे। अभी हल्की फुल्की हमारा जो नौजवान होनहार फॉरेन मिनिस्टर है उसने 1-2 दफ़ा ये बात कर भी दी कि एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात और हमारी तिजारत जो है वो बेहतर हो जाएगी, और कश्मीर का जिक्र नहीं किया उन्होंने। दूसरे नंबर पे इज़राइल को तस्लीम करना जो है ये भी एजेंडे पे है, और इस पे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं, जो पाकिस्तान को कर्ज़े तो नहीं देते लेकिन पैसा रखवाते हैं आपके पास, वो आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इज़राइल को तस्लीम करें, क्योंकि ऑब्वियसली वो इनडायरेक्टली तो वहीं से आ रही है, बात सारी जो है वहाँ से आ रही है। और ऑब्वियसली उसके साथ साथ ये भी कहते हैं जी कि CPEC को रोल बैक करें और चाइना के साथ ताल्लुकात जो है वो ठीक ना करें। और श्रीलंका जैसा मुल्क जो तबाह हो चुका है, यानी वो रूस से तेल ले सकता है, वो रूस से गंदम ले सकता है, पाकिस्तान नहीं ले सकता। टर्की जो है वो ईरान से तेल ले सकता है, ईरान से गैस पाइपलाइन जो है बना सकता है, पाकिस्तान नहीं बना सकता। तो ये हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, अल्लाह के फजल करम से हमारी दुनिया में 4-5वें नंबर पे हमारी फ़ौज है, इतनी बड़ी फ़ौज है। अल्लाह ताला ने हमें न्यूक्लियर मुल्क बनाया है, और हमारे घुटने इस तरह टेके जा रहे हैं कि जिस तरह एक हुकूमत ना होने के बराबर ही हो। तो जो प्रोग्राम मैं शुरू से कहता आया हूँ कि पाकिस्तान को डीमिलिटराइज़ करने की कोशिश की जा रही है, डी न्यूक्लियराइज़ करने की कोशिश की जा रही है, और डी इस्लामाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ भी एक मुहिम जो है वो चलनी शुरू हुई भी है और हो जाएगी आगे चलकर, आप देखेंगे। तो इस मौजूदा सूरत हाल में मेरे नज़दीक सब काबिल एहतराम है। माशाल्लाह एक बहुत अच्छा गुलदस्ता है जो कि हुकूमत में ला के बैठा दिया गया है। पता नहीं कितनी जमातें हैं इसके अंदर, 11 है या 13 है, 14 है या 15 है। फूलों का या कांटों का ये तो कौम बताएगी, मैं इसका जिक्र नहीं करता। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इनको ख़ुद अगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान की मोहब्बत इनके दिल में है, तो इनको ख़ुद चाहिए कि इस बजट के पेश होने के बाद, पास होने के बाद, ये ख़ुद कहें। इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के मतलब एक से खौफज़दा हुई हुई हैं, अगर मतलब देखा जाए तो ये चाह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ लटके रहें। और जिस तरीके से हुकूमत में आए हैं वो आप सब ने देखा कि किस तरह से सिंध हाउस में क्या हुआ, और किस तरह से रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, किस तरह से बाहर क्या क्या नहीं हुआ कि खौफ और राज जो है वो फैलाया गया। और फिर पंजाब के इलेक्शन तो कोई मानने को तैयार नहीं है। कौन से आइन और कौन से कानून के तहत पंजाब के इलेक्शन हुए हैं, मुझे ये समझा दिया जाए। और अब जो बजट पास हो रहा है वो ऑर्डिनेंस भी गैर आइनी है, जो गवर्नर से पेश करवा के और पार्लियामेंट से उठा के 90 इशारा कायदे-ए-आज़म में जाके बजट पेश किया। ये कौन से आइन के अंदर है, कौन से कानून के अंदर है? तो अगर इस तरह से मुल्क को चलाना है तो फिर यानी कि मुझे बड़े, मैं कहूँगा कि अफसोस की बात है। फिर हमारे आर्मी चीफ़ की मैं तारीफ़ करूँगा कि वो पहले चाइना गए, चाइना से जाके उन्होंने मेरे ख़्याल में यही रिक्वेस्ट की होगी कि कोई थोड़ा बहुत मांगे तांगे का हमें दे दें। और आज मैं देख रहा था बड़ी अच्छी उनको एक मेडल भी पहनाया गया है। सऊदी अरेबिया गए हैं, वो यही कहने गए होंगे कि आप इनकी तरफ ना देखें, आप पाकिस्तान की तरफ देखें, क्योंकि इनको कोई इनकी कशकोल में कोई पैसे डालने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ना जिस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ना हो, सस्टेनेबिलिटी ना हो, कंटिन्यूटी ना हो, उस हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं करना। तमाम अदारों को मैं ये कहूँगा, हुकूमत को मैं ये कहूँगा, अपोजिशन को मैं ये कहूँगा कि सारे मिलकर बैठें और इलेक्शंस की बात करें
और तरीक़ाकार निकालें और एक अबूरी हुकूमत ऐसी बनाएं जो कि माशी तौर पर ना सिर्फ माहिर हों बल्कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी देखें। मैं समझता हूँ कि EVMs पे असर नौ इंटरम गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए। उसके साथ साथ उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट के हक़ पे दोबारा गौर करना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हम उनको इस तरह निकाल के बाहर फेंक देंगे तो पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़्यादा आगे हैं, वो इसलिए ज़्यादा आए हैं कि आगे ईद आ रही है तो कुर्बानी के लिए लोग पैसे भेज रहे हैं अपने, तो ये उस पर समझ रहे हैं कि हमारे शायद कोई ऐसे कारनामा हो। तो ये चीज़ें जो हैं इस पर मैं समझता हूँ कि जो मुहिब वतन लोग हैं उनको चाहिए कि इस पर गौर करें, और अदारों को भी चाहिए कि इस पर गौर करें, और मुल्क को इस दलदल से जितनी जल्दी निकाल लेंगे हम समझते हैं कि उतना ही बेहतर होगा। वरना आगे चल कर अगर इसी तरह से हमारी मईशत गिरती गई और इसी तरह से हमें मुश्किलात पेश आती रहीं, और अगर हमें खुदा न खास्ता श्रीलंका वाले मामलात का सामना करना पड़ा तो फिर उसको मुल्क को बाहर निकालने के लिए आइंदा कई साल दरकार होगी। जाजुल हक साहब, आपकी बात जो है ये बड़ी 100% है। इसमें दो अदारे जो है वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, एक जुडिशरी है और एक फ़ौज है। इन दोनों को चाहिए कि अगर बेटर सेंस प्रिवेल करें तो मेरा ख़्याल है कि इनसे कोई बाहर नहीं है, और वो एक किरदार अदा कर सकते हैं इस मामले में कि कोई कंसेंसस इवॉल्व करने के लिए सबको इकट्ठा कर सकते हैं वो। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम कह दें कि जी हमने इलेक्शंस पे कंसेंसस करना है या रिफॉर्म्स पे कंसेंसस करना है तो कौन है जो कि नहीं बैठेगा, वहाँ सब बैठेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि जनाब मौजूदा हुकूमत जो है अगले रहेगी यहाँ पर, तो फिर कौन इनके साथ बैठेगा? कोई भी नहीं बैठेगा। कौन अपने ज़ुम्मे लेना चाहता है कि इनका जो, अब मेरा पता नहीं कि कहाँ इनके अरस्तू और कहाँ इनके वो बड़े बड़े जो थे कह रहे थे कि इस जमात के अंदर हैं जो निकालेंगे मुश्किल से। तो अब तो जिस किस्म के इन्होंने फिगर्स को फजिंग की है, जिस तरह से का बजट पेश किया, तो लगता है इन्होंने ख़ुद तैयार भी नहीं किया, इनको किसी ने कागज़ पकड़ा दिए और उन्होंने पढ़ के सुना दिए। ये जमातें कर सकते कोई ग्लोबल ऐसी वॉर रही है सिवाय इसके कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको पसंद नहीं थी और उस पर हमें स्टैंड लेना चाहिए था। हमने कमज़ोरी दिखाई है उसी तरह से जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब को कहा गया था कि हम आपको पत्थरों के ज़माने में भेज देंगे, तो वो एकदम ही लेट गए। और तीसरी बात जो मैं बतानी भूल गया कि अमेरिका को बेसिस देने की भी बातचीत हो रही है। तो इस पे भी मैं समझता हूँ कि कौमी कंसेंसस होना चाहिए कि क्या हम दोबारा उसी मुश्किल में जाना चाहते हैं जहाँ पर 80,000 लोगों की कुर्बानी दी, या हम इस मुल्क को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनाकर जीना चाहते हैं। देखें, हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सब रशिया से भी तेल ले रहे हैं और गंदम भी ले रहे हैं। पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है कि हम कोई मतलब कि निकम्मे बच्चे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि तुम कोने में खड़े हो जाओ और बाकी जो है किसी को मॉनिटर बना दें, किसी को कुछ बना दें, किसी को कुछ बना दें। IMF का मैं सिर्फ आखिरी, IMF की कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान को पैसों की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, लीडरशिप की कमी है। यहाँ पे अगर एक मजबूत लीडरशिप हो, और आज भी मैं बता रहा हूँ कि बाहर IMF का मुताजी हमारे $1.5 बिलियन के लिए, $34 बिलियन तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक साल में बचवाते हैं। सिर्फ अगर उनको इंसेंटिव दे दिया जाए कि जो हम स्कूक बॉन्ड्स ला रहे हैं 13% पे, हम सिर्फ अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहें कि जो $300 भेजेगा उसको $310 मिलेंगे, जो कि बहुत कम है उसका जो हम दे रहे हैं, या $305 मिलेंगे, तो पाकिस्तान को किसी के आगे मुताजी की ज़रूरत नहीं। सूद का इंतज़ाम में तो कभी बरकत है ही नहीं, और इसके ख़िलाफ़ तो जहाद का ज़िक्र किया गया है सूद के ख़िलाफ़। तो लेकिन जब तक कोई निज़ाम ऐसा नहीं बनाएंगे जिस तरह के ये पहले शुरू किया था जनरल ज़िया-उल-हक ने, नॉन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट लॉस पे काम करना, जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ था। हालांकि अभी वो भी इतना मजबूत नहीं है, पैसा वो बहुत बना रहे हैं इस्लामिक बैंक्स वाले, इनडायरेक्टली वो किसी और मद में पैसे ले लेते हैं। लेकिन कोई सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा, कोई रिज़र्व का सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा, ताकि मुस्लिम ममालिक के अंदर भी ये कोशिश की गई थी कि अगर आपस में कोई एक करेंसी करें और एक रिज़र्व सिस्टम बनाएं तो शायद इसमें पेशरफ्त हो सके।
आइसोलेशन में जो है वो अंदरूने मुल्क तो ये मामला सूद को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मामलात हैं उनको देखना पड़ेगा कि किस तरह से लेकर चलना है। ये सर आपका माशाल्लाह बात है, और इसको मेरे ख़्याल में कसूर ये होता है कि ये एक बड़ा प्यार का, एहतराम का और इज़्ज़त का रिश्ता होता है, और ये एक बड़ी थिन लाइन होती है। जिस दिन वो थिन लाइन को आप क्रॉस कर लें फिर उससे कहीं रुकना नहीं होता। इसकी बुनियाद भी जो है वो सबसे पहले जब रखी गई तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने रखी इसकी बुनियाद। नून लीग ने पे नवाज शरीफ साहब ने ओपनली आकर फ़ौज को नाम लेकर जो है और अदारे को नाम लेकर डायरेक्टली 14 मरतबा कहा। फिर उनकी बेटी के प्रोग्रामों के अंदर ये जो वर्दी है इसके पीछे क्या है, दहशत गर्दी है, जो नारे लगाने शुरू किए। उस वक्त तक आपने उसको अगर टॉलरेट किया तो फिर आपने वो लाइन जो है उसको क्रॉस करने दिया लोगों को। ऐसे ही होता है ना। जिस वक्त 1977 में मुझे याद है कि जब तहरीक चल रही थी तो फ़ौजियों ने लाहौर के अंदर एक लाइन ड्रॉ की कि जो इसको क्रॉस करेगा हम गोली मार देंगे। तो जब पहले 3 लोगों ने क्रॉस कर दिया तो 3 ब्रिगेडियर्स ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि वो जो थिन लाइन थी वो क्रॉस हो गई थी, वो खौफ और वो डर निकल गया था। तो फिर उन्होंने अपने वहाँ पे गोली तो नहीं चलानी थी ना, तो वो फिर नतीजा निकला कि मार्शल लॉ लगा मुल्क के अंदर। अब भी जो शुरू में टॉलरेट किया गया, और मैंने ये बात कही है कि ठीक है आप इमरान खान से नाराज़ हैं, उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो शायद पसंद ना आए हुए हैं, लेकिन अगर आप उस वक्त उनको रोकते जिन्होंने इसकी इब्तिदा की थी, उनसे तो जाकर आपने हाथ मिला लिया तो आपने और इनकरेजमेंट दे दिए लोगों को कि अच्छा जी इधर तो कोई फ़र्क पैना ही नहीं। अगर उन्होंने किया, उनसे हाथ मिला के गले मिल लिया है, तो अब जो भी बोलता रहेगा। लेकिन मैं ये बादब तौर पे कहूँगा कि जो ये कर रहा है खुदारा इस डगर पे ना लेकर जाएं, क्योंकि इसमें आप मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, आप दुश्मनों की खिदमत कर रहे हैं। ये उनका नैरेटिव है। फ़ौज के और अवाम के बीच में दरार डालना, इसको ही कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर, के अदारों को मुतनाज़ बना दें आप। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट भी मुतनाज़ है, आज हमारा इलेक्शन कमीशन भी मुतनाज़ है, आज हमारी फ़ौज को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो फिर कौन है जो संभाला देगा इस मुल्क? कह दिया। ये बताइएगा कि नेक्स्ट आप जो आपकी जमात है वो इमरान खान के साथ इलेक्शन लड़ेगी या साथ करेगी या अलग? देखिए हमारी जमात बड़ी छोटी सी जमात है, अभी तक तो हमारे ज़िले तक महदूद थी। इस दफ़ा हम अनफॉर्चुनेटली उस सिलेक्टेड की नज़र हो गए। इस दफ़ा उस कैटेगरी में नहीं आए हम, तो हार गए। उससे पहले हमारी 3 पंजाब में सीटें थी, 1 मरकज़ में सीट थी। इस दफ़ा हम 20-25 सीटों पे सोच रहे हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। कई जगह पे दौरे भी किए हैं, कई लोगों ने राब्ते भी किए हैं। आगे चलकर छोटी जमातें जो हैं, हम एक बहुत जल्द ईद के बाद छोटी जमातों का और भी बहुत सी हैं जिनका एक अलायंस भी अनाउंस कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि आगे चलकर हमने किसके साथ अलायंस कर। जज साहब एक बावलपुर सूबे के हवाले से और ये हमारी सोच है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे पाकिस्तान के मज़ीद सूबे होने चाहिए। सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, पंजाब में तो 3 या 4 होने चाहिए, तो बावलपुर भी उसी में आ जाएगा, लाजमी बात है। लेकिन अगर हम एथनिक बेसिस पे ये करेंगे तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये सोच जो है आज से नहीं आ रही, ये 1980 से ये सोच आ रही है कि पाकिस्तान का पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, 52% है, और यहाँ का वज़ीर आला अपने इख्तियारात छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो किंग है एक किस्म का। पाकिस्तान का अगर कोई वज़ीर आज़म बन जाए और उसके बाद पंजाब ना हो तो वो महदूद हो जाता है इस्लामाबाद तक, यानी कि फैज़ाबाद तक महदूद हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर कंसेंसस होना चाहिए, रेफरेंडम भी हो सकता है इस पर। लोगों की आवाज़ जो है वो उसको सुनना चाहिए। अभी इन्होंने वो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे कोई दफ्तर तो यहाँ बना दिए हैं, अब पता नहीं लोगों को कितनी उससे सहूलत मिली है, ये तो आप ही बता सकेंगे। जो है मरूसी क़यादत जिसको कहते हैं, मरूसियत जो है, इसमें आप जब ये निज़ाम लेकर आएंगे ना, जिसको कहते हैं क्या इसका अंग्रेज़ी में नाम मैं भूल रहा हूँ, आपने मुतनासिब नुमाइंदगी का, वो ये होगा कि फिर पार्टियाँ लड़ेंगी और जो कैंडिडेट होंगे वो पैसे देते देते मर जाएंगे बेचारे। यहाँ टिकटों पे नहीं छोड़ते ये लोग,
करोड़ों रुपए तो टिकटों के ले लेते हैं, ये आगे खरबों में जो है वो अब गेम चली गई है। तो इससे बेहतर सिस्टम नहीं है। अगर सही मानों में हो, पहले से लिस्टें तैयार हो जाएं और मुतनासिब हो, फिर पार्टी का पता लगेगा कि इसकी कितनी पावर है, जिस तरह के रिज़र्व सीटों पे होता है, जिस तरह के बाकी मामलात होते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमने ख़ुद पार्लिमानी सिस्टम को कमज़ोर किया, हमने ख़ुद पार्लियामेंट को कमज़ोर किया है, क्योंकि कोई इख्तियारात जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा, हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम रही है ना, इस मरूसियत की वजह से या मार्शल लॉ की वजह से, कि अदारे जो हैं बजाय इसके कि हम अदारों के गिर्द घूमें, अदारों को इंडिविजुअल्स के गिर्द घुमाते हैं हम। अगर मार्शल लॉ आ जाता है तो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, सारी चीज़ें उसके गिर्द घूमनी शुरू हो जाती हैं। फिर यहाँ पे जब बादशाहत आ जाती है तो फिर चीज़ें उनके गिर्द हो जाती हैं। उनको वो ऑटोनमस बॉडीज़ नहीं बनाते, उनको इख्तियारात जो है वो देते नहीं है कि हमारे कंट्रोल में रहें। तो ये सिस्टम में बेहतरी लाने की बहुत शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल सकेगा, क्योंकि हम लोग बरतानिया तो है नहीं ना, हम यूरोप हैं। तो वहाँ पे तो एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा था, तो रात को अपनी सहेली के घर रह लिया। वो सुबह निकला तो उसको पपराजी जो थे उन्होंने तस्वीर खींच ली। उसने ही वॉज नंबर 1 कैंडिडेट, मुझे अभी नाम याद आ जाएगा उसका, वो सबसे आगे था, लेकिन उसने फिर विड्रॉ कर लिया अपने आप को। तो चौकीदार अकाउंट, तो रिक्शा अकाउंट, तो आइसक्रीम वालों के अकाउंट, अरबों रुपए डाले गए। और इंटरम गवर्नमेंट जो है वो अच्छा कि इन्होंने याद करवाया, ये जितने मौजूदा हुकूमत ने पर्सनल स्पेसिफिक तब्दीलियाँ की हैं, चाहे वो EVMs के बारे में की हों, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट के बारे में की हों, चाहे वो नैब के बारे में की गई हों, इन सारों को इसका या तो सुप्रीम कोर्ट असर हो जायज़ा ले सुओ मोटो लेके, या फिर जो इंटरम गवर्नमेंट है वो इसका जायज़ा ले, फिर उसको आगे लेकर चले। अच्छा सर, एक छोटा सा सादा कि क्या PTI ने जो गवर्नेंस तो अच्छी नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं है, टीम अच्छी नहीं थी, वो ख़ुद मुखलिस होंगे ज़रूर, कोई उन पे ऐसे करप्शन के इल्ज़ाम भी नहीं लगे, लेकिन टीम जो है वो मतलब ज़िद में ऐसी टीम बनाई थी जो कि मतलब इतना मैं नहीं समझता कि वो, इसीलिए मैं 3.5 साल मेरे कोई मुलाकात भी नहीं की। इंसान ख्वाहिश होती है ना कि भाई वज़ीर आज़म से जाके मिले, मैं कहा हमने जाकर क्या मतलब किसी से क्या लेना है। तो आपका सवाल जो है ये कि उन्होंने क्या सही किया या गलत किया, मेरे ख़्याल में गलती इसमें सब की है। अवाम की गलती ये है कि अवाम इनको वोट देते हैं। जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं इसके नताइज आपके सामने आ जाएंगे। इस दफ़ा अवाम के वोटों ने काउंट नहीं करना है, इस दफ़ा उस मैजिक फिगर ने काउंट करना है जो पंजाब के लिए चाहिए, और वो है 186। वो 186 को हुकूमत किस तरह पूरा करेगी, ये वक्त आने पे आप देख लेना कि मैंने क्या बताया था। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।